So hello everyone, welcome to our 10 days hairstyle master class जो बेसिक से एडवांस होगा with theory, with preparation, with hands on practice. So आप मुझे जानते हो I think अंकिता घोषाल from अंकित ब्राइडल मेकओवर एकेडमी और आप सभी का भी इंट्रोडक्शन चाहूँगी कि मुझे भी नाम पता चले कौन प्लीज़। मैम मेरा नाम कमरुन्निसा शेख है और मैं जोगेश्वरी से हूँ और आपके पास सीखने आई हूँ। एज अ मेकअप आर्टिस्ट हूँ और जी मैम। ओके, मैंने सीखा है पहले बट मुझे आपसे सीखना था एक्चुअली। दैट्स ग्रेट, इसलिए स्पेशली मैं आई हूँ यहाँ पे। ओके, वेलकम। हेलो, माय नेम शुभदा अशोकवार, मैं परेल से आई हूँ। मैं बेसिकली फिल्म इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट हूँ बट हेयर स्टाइल भी सीखना है और कुछ एडवांस। और आपका मैंने देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा और यूनिक स्टाइल। और कल मैं आई थी बट मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आज आई ज्वाइन किया मैंने। एक्चुअली बीच में मुझे गैप होगा बट मैं रिकवर करूँगी। चलेगा? येस येस, डेफिनेटली। मी निशा चांदेकर, मी तळेगाववरून आली आहे. माझं सलोन आहे, मेकअप आर्टिस्ट आहे. पण कसं आहे, फेसबुकला तुमचं हेअरस्टाईल बघितल्या ते खूप आवडल्या मला, थोड्या युनिक वाटल्या म्हणून मी एवढ्या लांबून क्लास घेतली. ओके, मतलब बेसिकली मेकअप आर्टिस्ट आहे आणि ॲडव्हान्स बेसिक हेअरस्टाईल येतात, फक्त ह्या ॲडव्हान्स टेक्निक. टेक्निक. ओके, माझं नाव मयुरी कोत्तापल्ली आहे आणि मी सोलापूरहून आलेली आहे. मी ॲक्च्युली सुरतला जे हेअर आर्टिस्ट आहेत ना त्यांना फॉलो करते, बट माझी फ्रेंड निशाताई बोलले की ह्यांनी खूप छान शिकवतात म्हणून त्यांच्या बेसवरून मी इकडे शिकायला आलेली आहे. आणि परवापासून मी तुम्हाला फॉलो करते आणि पाहते खरंच खूप छान आहेत पण. आणि मी मेकअप आर्टिस्ट आहे, फक्त हेअरस्टाईल मला जास्त येत नाही आहे, त्याच्यामुळेच मी शिकण्यासाठी आली. ओके, मेरा नाम अनिता है, मैंने उससे आए हैं। मुझे भी सीखने का था, मेकअप तो मेरा हो गया। ओके, इसलिए हेयर बेसिक आता है या बेसिक से ही आपने स्टार्ट करना है आज? नहीं, मेरा बेसिक अब होता है, मतलब आपको पर्फ एंड फर्म वगैरह थोड़े बहुत टेक्निक्स मतलब पता है. ओके, वेल, सो मुझे भी आइडिया है कि आपको कितना आता है और मुझे कहाँ से आपको ब्रशन अप करना है. स्टिल जैसे हम थ्योरी स्टार्ट करते हैं, बेसिक आता है, स्टिल समटाइम आई फील कि कहीं पे पर्फ नहीं होता है प्रॉपर, ट्रायंगल शेप बन जाता है, स्क्वायर शेप बन जाता है. क्यों? बिकॉज वी हैव रॉन्ग टेक्निक. जो हम पहले करते थे रॉन्ग टेक्निक से वर्क करते थे. वी नो बैक कॉमिंग, बट कभी हम 90 डिग्री पे करते हैं, कभी 180 डिग्री पे करते हैं. तो ये थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हमारी मिस्टेक होती है, जो बेस पार्ट होता है, अगर वही क्लियर नहीं है तो आगे आगे हमारा सब पार्ट रॉन्ग होता है. पिन लगाना बोलते हैं जहाँ पे हमने सीखा है, बट किस तरह से लगाना है नहीं पता. बैक कॉमिंग करना होता है, बट बैक कॉमिंग में बहुत डिफरेंट टाइप्स है. 90 डिग्री पे बैक कॉमिंग होती है, 180 डिग्री पे भी बैक कॉमिंग होती है, 45 डिग्री पे भी होती है. सबका जो आउटकम आता है अलग अलग होता है. पफ के लिए बैक कॉमिंग अलग होती है, बन बनाने के लिए बैक कॉमिंग अलग होती है, रूट बैक कॉमिंग अलग होती है, वेरिएशन के लिए स्लांटिंग बैक कॉमिंग अलग होती है. एवरी स्टाइल आपकी बैक कॉमिंग डिफरेंट होती है और बैक कॉमिंग के ऊपर ही आपका पूरा वेरिएशन डिपेंड्स है. सेम वे स्प्रे भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है कि आप किस एंगल से स्प्रे करते हो, कितने डिस्टेंस से स्प्रे करते हो, कौन सा स्प्रे आप पर्सनली यूज करते हो. सो विल स्टार्ट विद द बेसिक. पहले प्रोडक्ट आपके पास कौन से प्रोडक्ट है होने चाहिए एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट. उसके बाद उसको किस तरह से हमें यूज करना है. पहले प्रोडक्ट नॉलेज दूंगी, फिर आपको प्रिपरेशन नॉलेज सिखाऊंगी और प्रिपरेशन किस तरह से करनी है उसका भी गाइडेंस दूंगी. वो भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे. तो कई बार हम क्रिम्पिंग करते हैं, बट क्रिम्पिंग पता है ऊपर से नीचे जाना है, रॉन्ग. हमें ऊपर से फिर नीचे आना है, क्योंकि हम क्रिम्पिंग से बाउंस लेके नीचे आते हैं. बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसमें भी सेक्शनिंग अलग होती है. सेक्शन से प्रॉपर करोगे तो बाउंस क्रिएट होता है, वरना वो फ्लैट लुक क्रिएट होता है. ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें आज हम सब क्लियर करेंगे और फिर दूसरे दिन से हम एडवांस पे जंप मारेंगे. बट जो बेस है आज हम पूरा बेस हमारा क्लियर करने वाले. पफ से लेके बन प्रॉपर बनाने तक, स्प्रे किस तरह से मारना है, पफ को पिनिंग किस तरह से करनी है, बन को होल्ड कैसे करना है, डिफरेंट कौन से हमारे पास बन अवेलेबल है, एवरीथिंग आज के दिन में हम वो क्लियर करेंगे. जो बेसिक चीज़ है हमारे आज, वो सबसे पहले हम क्लियर करेंगे. सबसे पहले मेरे पास एक कोम होना जरूरी है. वी हैव कोम, डिफरेंट टाइप्स के कोम अवेलेबल है. स्मॉल ब्रिसल्स वाले, बिग एंड स्मॉल. ये एक जैसी है, बट गैपिंग आप ध्यान रखना कि गैपिंग कम रहे.
कम रहेगी तो आपकी बैक कोमिंग अच्छी होगी। दूसरा है फॉग कॉम। फॉग कॉम जहाँ पे आपकी टैंगल्स होते हैं एडवांस वेरिएशन के लिए, उसको क्लियर सेक्शन, क्लियर पुलिंग, क्लियर स्प्रेडिंग करने के लिए आपका ये फॉग कॉम आपको काम आने वाला है। दो चीज़ें आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए, एक कोम, नॉर्मल कोम, टेल कोम एंड दूसरा फॉग कोम। ये दो होगा तो इनफ है। आप इससे बेसिक वेरिएशन भी कर सकते हो। एडवांस के लिए कहीं पे ऐड करोगे तो आप ये फॉग कोम की हेल्प से इसमें कर सकते हो। इसमें देखो आप नीचे भी कोम है, ऊपर फॉग कोम, तो इसका एक का भी यूज आप कर सकते हो। तो सेकेंड थिंग, जब बात आती है मेरे पास प्रिपरेशन की, तो हेयर में मैं क्या बैक कोमिंग करूंगी, तो उसको रिमूव करने के लिए भी चाहिए हमारे पास। तो ये हमारे पास छोटा पेडल ब्रश है जिससे हम बैक कोमिंग को रिमूव करते हैं। कंपलसरी बैक कोमिंग रिमूव आपको पेडल ब्रश से ही करना है, क्योंकि हम हार्ड बैक कोमिंग करते हैं। क्या होता है, बैक कोमिंग किया और हमने सीधा खींच के उसको निकाला, तो क्या होता है, उससे बाल टूटते हैं, बेबी हेयर वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। क्लाइंट को पता नहीं होता है तो क्लाइंट भी सीधा कोम करते हैं और फिर कंप्लेन होती है कि हमारे बाल बैक कोमिंग से टूटते हैं, बैक कोमिंग नहीं। थोड़ा सा गाइडेंस दीजिए आपके क्लाइंट को कि अब जब भी बैक कोमिंग हम कर रहे हैं, डोंट वरी, आप बैक कोमिंग को ऊपर की तरफ रिमूव कीजिए। इजीली रिमूव हो जाता है, कोई बेबी हेयर्स क्रिएट नहीं होंगे, बाल एक भी नहीं टूटते बैक कोमिंग से। सेकेंड, मेरे पास है बड़ा साइज का पेडल ब्रश। जब हम स्ट्रेट ब्लो ड्राई करते हैं तब हम यूज करते हैं बिग साइज पेडल ब्रश, और आगे की तरफ जब हम फ्रंट में हम ब्लो ड्राई करते हैं तो हम राउंड ब्रश यूज करते हैं बाउंस क्रिएट करने के लिए। तो ये दो चीजें कंपलसरी प्रिपरेशन के लिए जरूरी है। समटाइम हम क्रिम्पिंग नहीं करते बिकॉज हम कोई एडवांस वेरिएशन क्लाइंट को नहीं देने वाले हैं, सिंपल लुक देने वाले, बट उनके हेयर बहुत फ्रीजी है, बेबी हेयर्स बहुत है, तो हम सिर्फ और सिर्फ ब्लो ड्राई करके भी उनका कोई प्रिपरेशन के बिना भी हम उनको करके दे सकते हैं वेरिएशन, बट एटलीस्ट ब्लो ड्राई जरूरी है। ब्लो ड्राई के लिए हार्डली 2 to 5 मिनट्स लगेंगे, उससे ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं लगेगा। उससे भी हेयर स्ट्रेट होंगे, बेबी हेयर सेट होंगे, एक फिनिशिंग लेयर आएगी। तो ये ब्लो ड्राई करेंगे तो मैं आपको आइडिया दूंगी किस तरह से आपको ब्लो ड्राई प्रॉपर वे में करना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, रबर बैंड। रबर बैंड ऑलवेज रफ टेक्सचर होना चाहिए, स्मूथ सिल्की नाइलॉन रबर बैंड, इंपोर्टेड रबर बैंड आती है वो नहीं लेनी है आपको। एकदम देखो मैंने खींचा और टेक्सचर उसका रफ हो, वैसी रबर बैंड लेनी है। बिकॉज ये पोनी बनाने के लिए नहीं, रादर देन पोनी, डायरेक्टली पोनी बनाने के अलावा आपको डायरेक्ट विदाउट हेयर को ट्विस्ट किए बिना भी आप उसको होल्ड कर सकते हो, तो वो टेक्निक भी हम सीखेंगे। बट रबर बैंड अच्छी रहेगी तो उसका काम हो पाएगा। तो ये हम किस तरह से करेंगे, ये हम जब पोनी वेरिएशन करेंगे तब मैं आपको इसका गाइडेंस दूंगी ब्रेड में, किस तरह से बालों, इतने बड़े बाल है तो उसको ट्विस्ट करना समटाइम पॉसिबल नहीं होता है, तो रबर बैंड की हेल्प से हम विदाउट ट्विस्टिंग भी कर सकते हैं इनको टाइप। ये एक चीज। फर्स्ट थिंग, बॉबी पिन, स्मॉल एंड बिग साइज, 2 साइज बॉबी पिन चाहिए। 2 साइज की बॉबी पिन है, बट मेक श्योर पॉइंट ना हो, एंड इसका टेक्सचर जैसे मैं ओपन करी हूँ इजीली खुलना चाहिए, और ये देखो खुलने के बाद ये अपनी साइज शेप वापस मेंटेन होना। खोलूँ तो ऐसा ना हो कि खुल जाए, और शेप, और ये इजीली खुलना इसलिए चाहिए क्योंकि हमें बहुत सारे वेरिएशन 5-5 मिनट में कंप्लीट। अभी ये कोई देने वाला तो है नहीं कि खोल के देगा और मैं लगाऊं, हमें ही खोलना है, हमें ही लगाना है। सो जब हम हेयर पकड़ते हैं तो एक हाथ से खुल जाए और एक ही हाथ से हम डाल सके, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 हाथ लगे, खोले, पकड़े और डाले। हार्ड रहेगा तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा। हार्ड किस तरह का होता है वो भी बताती हूँ। सी ये और ये 2 क्वालिटी है। यहाँ पे देखो एक हाथ से भी नहीं खुल रही है, कितना दम लगाना पड़ रहा है, और खुल के वापस से पकड़ूंगी नहीं, बीच में हाथ लगा के तब तक वो शेप जाए, और ये कितने इजीली सी। तो ऑलवेज देखो, चेक करो क्वालिटी, पॉइंट ना हो, ओपन इजीली हो रही है, ओपन करने के बाद वो शेप मेंटेन कर रही है कि नहीं वो भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी लूज तो होती है, इट्स बहुत लूज होती है, बट ये खुल जाती है, खुलनी नहीं चाहिए, मेंटेन होना चाहिए उसका शेप। तो ये आप चेक करना, मैं आपको जो पर्सनली दूंगी वर्क करने, तो आप दोनों को चेक करना कैसी क्वालिटी हमारे पास होनी चाहिए। दिस इज द टारगेट कंपनी की है, बहुत अच्छी है। ये नॉर्मल जो सभी होलसेलर अभी सेल करते हैं मोस्टली सबके पास ये मिलती है, तो ये मत लो, क्योंकि ये एक तो काम करने में दिक्कत आती है, और गलती से भी अगर गई और वापस से निकालना है तो हेयर खींच लेती, इजीली आउट भी नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे होती है। और आप ट्राई करना
इससे डालना और इससे डालने का, आप फील करोगे कि ये बेटर है, फटाफट मेरा काम हो रहा है और स्मूथली हेयर में चला भी जाएगा, ये स्मूथली घुसेगा भी नहीं। तो ये डिफरेंस होता है दोनों का। सेम में ये स्मॉल है, इसमें सेम बिग साइज आती है। जहाँ पे आपको बड़ा एरिया कवर करना है या वॉल्यूम वाले हेयर है वहाँ पे आप बिग साइज यूज़ करो। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, स्मॉल साइज एरिया है, स्मॉल है, वॉल्यूम कम है, वहाँ पे आप स्मॉल साइज यूज़ करो। जैसे पफ एरिया है, बड़ा एरिया है, तो हम वहाँ पे बिग साइज यूज़ करेंगे। फ्रंट में छोटे बाल आगे पीछे आ रहे हैं, उसको लॉक करना है तो आप स्मॉल यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे वर्क करेंगे आपको भी आइडिया आएगी कि यहाँ पे स्मॉल चाहिए, यहाँ पे बड़ी चाहिए, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। बट जितनी पिन्स आपकी कम दिखेगी, कम दिखनी चाहिए, एट दी एंड आपकी पिन सिर्फ और सिर्फ पफ एरिया की दिखनी चाहिए और कोई कहीं पे भी पिन्स नहीं दिखनी चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। देन यू पिन्स आई हैव स्मॉल, ये हम पहले बेसिक में भी यूज़ करते थे। कहीं पे भी हाइड करना है, कोई एसेसरी प्लेसमेंट को लगाना है, तब छोटी वाली यूज़ करते थे। जब एडवांस में पुलिंग टेक्निक या कोई करेंगे तब हमारे पास ये बड़ी वाली हमारे फिंगर की साइज की, फिंगर साइज की है 7 नंबर यूपिन। जस्ट चेक इट आउट 7, इसमें भी आप डॉट नहीं लेना। यूपिन्स कैसी होती है ये तो चलो हम फिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, बट व्हेनेवर वी आर डूइंग पुलिंग टेक्निक तो हम लगा के वापस से निकालते हैं। लगाते हैं क्यों? उस पर हम स्प्रे करते हैं होल्डिंग के लिए। अभी इसमें डॉट रहेगा और उनकी बेबी हेयर ज़्यादा है तो क्या होगा, स्प्रे की वजह से चिपक जाएंगे, जब निकालेंगे डॉट के साथ वो चिपक के बेबी हेयर बाहर आ जाते हैं। तो मेक श्योर यहाँ पे डॉट्स ना, डॉट वाली भी मिलती है तो वो नहीं लेनी, हल्की लो ताकि आपका भी उठाना फटाफट वर्क हो और उनके सिर पे वजन ना लगे। हल्की रखनी है और मेक श्योर डॉट ना। 7 नंबर पुलिंग टेक्निक, और जब आपके क्लाइंट की स्प्रेडिंग टेक्निक करनी है तब 9 नंबर। फ्रंट में बहुत कटिंग वाले हेयर होते हैं, स्प्रेड करना है नीचे तक, बट 7 नंबर करेंगे तो उतना ही है, उससे ज़्यादा स्प्रेडिंग के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। तो स्पेस के लिए हमारे पास 9 नंबर होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ये 2 होनी चाहिए, ये आपके पास 10-15 होंगे तो चलेगा, ये ज़्यादा होनी चाहिए आपके पास। वुडन स्टिक, जब एक पफ एरिया है या कोई सेक्शनिंग को फ्रंट सेक्शन 2 से 3 सेक्शन किया है, दोनों में गैपिंग दिखाना है, ऊपर रखना है या पफ सेक्शन को होल्ड करना है, उस पर पुलिंग टेक्निक करना है, तो पफ सेक्शन खुला होना चाहिए ताकि आपका हैंड अच्छे से फिरे। तो तब के लिए आपके पास ये वुडन स्टिक होनी ज़रूरी है। देन सेक्शन क्लिप, ये तो पता ही है सबको, सेक्शनिंग होल्ड करने की तो काम आती है। यहाँ पे स्मॉल भी है, बिग साइज है। जब ऑन हेयर रियल फ्लावर करते हैं, रोज बनाते हैं, तब भी आपको ये काम आएगी दोनों चीजें। rather than this, जब हम कर्ल्स वेरिएशन के, whenever we are doing कर्ल्स वेरिएशन, तो कर्ल्स तुरंत के तुरंत हम छोड़ते नहीं है, उसको होल्ड करना पड़ता है। होल्डिंग के लिए भी आपकी ये सेक्शन क्लिप आपको काम आएगी। एवरी कर्ल्स में आपको होल्डिंग ज़रूरी है, नहीं तो वो कर्ल्स खुल जाएंगे। तो ये कर्ल्स के टॉपिक में हम किस तरह से कर्ल्स का प्रिपरेशन करना है, क्या टेक्सचर होना ज़रूरी है, होल्ड कैसे करना है, एक दिन पूरा इसके ऊपर हम निकालेंगे। देन नेट, स्मॉल साइज एंड यहाँ पे है मेरे पास बिग साइज की नेट। ये इनविजिबल नेट बोलते हैं और ये नॉर्मल नेट बोलते हैं। जब मैंने किसी के हेयर पे स्टफिंग की हेल्प से सिर्फ बन बनाया है, उसके बालों को अगर बेबी हेयर है कवर करना है तो हम ये यूज़ करें। बट उनके बालों का जब बैक कॉमिंग करके बन बनाया है तो डिज़ायर हमारे शेप के अकॉर्डिंग शेप मिलेगा। ये इतना ही शेप का बन देगा। अगर मुझे इसके बड़ा चाहिए बन या मुझे ओवल शेप का बन बनाना है तो मैं बैक कॉमिंग करूँगी, उसको फोल्ड भी तो प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये बड़ा साइज यूज़ करते हैं ताकि इसमें हेयर अच्छे से जाए और उसको हम डबल लॉक भी कर सकें। तो डबल लॉकिंग के लिए आपकी ये साइज बड़ी होनी चाहिए, इनविजिबल नेट, बिग साइज नेट। देन स्टफिंग, तो यहाँ पे स्मॉल, राउंड शेप एंड बिग साइज अवेलेबल है रेडीमेड, और आप खुद भी बना सकते हो। हम सीखेंगे इसको हम किस तरह से खुद बनाना चाहिए। क्यों बनाते हैं खुद से? क्योंकि जब भी आपके पास कोई आर्टिफिशियल रेडीमेड होता है वो एट अ सम टाइम वो हार्ड हो जाता है, प्रैक्टिस कर करके वो हार्ड हो जाते हैं। इसको हम रिपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहाँ से ओपन होगा, किस तरह से हेयर रिमूव होंगे, नो आइडिया। तो ये सारे रेडीमेड ले सकते हो, बट आपके पास एक्सटेंशन खराब हो चुकी है, उसका तो भंडार रहेगा। एज अ हेयर आर्टिस्ट 1-2 बार यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन खराब हो जाती है, उसको क्या करते हैं हम
फेंक देते हैं। फेंकने से बेटर है हम ऐसे स्टफिंग बनाएंगे, अलग अलग शेप में स्टफिंग बनाएंगे, जिसको हम ओवल शेप, राउंड शेप, जो शेप में हमें क्रिएट करना है, जितना वॉल्यूम चाहिए निकालना है, सारे स्टफिंग को हम बनाना सीखेंगे। आज ही सीखेंगे हम स्टफिंग किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से आप भी बनाओगे उसको डिजायर शेप में, किस तरह से पूरा एक टॉपिक में लूंगी स्टफिंग मेकिंग का, किस तरह से हमें उसको प्रैक्टिकली यूज करना है। ठीक है, ये पूरा टॉपिक आज हम सीखेंगे कि स्टफिंग भी किस तरह से बनानी है। ओवल शेप, एक तो राउंड शेप के छोटे साइज होने चाहिए, छोटा, मीडियम, बड़ा साइज। छोटा मीडियम आपका बन के लिए काम आएगा, बिग साइज आपका वेस्टर्न वेरिएशन जब करोगे, हाईडू करोगे तब आपको काम आएगा। ये भी आपके बन के लिए काम आएंगे। ये आपका पफ सेक्शन के लिए भी हम डालते हैं, बट तभी डालो जब भी क्लाइंट के पास टाइम नहीं है या वॉल्यूम बहुत कम है। रेदर देन ये डालने से अच्छा है आप हेयर फाइबर में सिखाऊंगी, इस तरह से हेयर फाइबर बनाओ और ये आप यूज करो पफ की जगह पे। ये क्या होता है, इसका और इसका थिकनेस कितना है, बहुत चेंज है। किसी क्लाइंट को हाइट नहीं चाहिए बट आपने ये डाल दिया तो क्या होगा, अननेसेसरी हाइट आ जाएगी। कट कैसे करें हाइट को, नहीं कर सकते। और ये शेप में भी कभी कभी ट्रायंगल या स्क्वायर बन जाता है, द पॉइंट बिकॉज यहाँ पे ये सेक्शन हार्ड है, प्रॉपरली प्लेसमेंट नहीं हुआ तो यहाँ से हार्ड बन जाता है। तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे यूज करेंगे हेयर फाइबर। पफ में सेक्शन बाय सेक्शन डालेंगे हम हेयर फाइबर, जितनी हाइट चाहिए उतना हाइट हम इसके थ्रू क्रिएट करेंगे। और ये भी हम बनाना सीखेंगे कि ये हम खुद कैसे बना सकते। ये भी एक्सटेंशन से ही, जो खराब हुई एक्सटेंशन है उसी से बनाया हुआ है। अगर आप सैलून ओनर हो, आपका खुद का सैलून है तो है, वहाँ पे कटिंग वाले हेयर आते हैं, उसका भी यूज करो, अच्छे से वॉश करो, हाइजीन मेंटेन रखना है। वॉश कर दो, सुखा दो और फिर उसको ये स्टफिंग बनाने या इस तरह से बनाने के लिए यूज करो। डायरेक्टली यूज मत करो, बिकॉज किसी के हेयर में डैंड्रफ प्रॉब्लम या समथिंग प्रॉब्लम हो, दूसरों को डालते हैं तो मे बी दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो या तो एक्सटेंशन यूज करो या फिर आपके जो हेयर है सैलून में कटिंग वाले उसको वॉश करके फिर यूज करो। ठीक है, और दोनों बिग एंड स्मॉल साइज, ओके, दो साइज, छोटा बन या ऐसा छोटे बच्चों को यूज करना है तब हम स्मॉल साइज का करेंगे और बड़े के लिए बिग साइज यूज करेंगे। इसी को ओपन करके हमने ये ऐसे बनाया है बेस। ये मोमेंट स्टाइल के लिए आपका बेस बनेगा। किस तरह से इसको ओपन करना है, यहाँ पे रहता है इसका इसका मैं बताती हूँ किस तरह से आपको ओपन करना है, बाद में दिखाती हूँ। और पोनी, ये पोनी किस तरह से काम आएगी, जब भी हमारे पास बन में एडवांस वेरिएशन डालना है, क्लाइंट के ऊपर हमें क्रिम करने का टाइम नहीं होता है या वेस्टर्न वेरिएशन करना है, तब भी हमारे पास उनके हेयर या तो वॉल्यूम नहीं है या तो हमारे पास टाइम नहीं है, दो चीज़ें हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, उनके रियल हेयर का हम बन बना देंगे, बैककोमिंग से बेस बना देंगे और ये आर्टिफिशियल हेयर का उनके ऊपर वेरिएशन के लिए यूज करेंगे। उतना टाइम आपका बच जाएगा और आप सारे डिजायर वेरिएशन क्लाइंट को दे सकते हो। ये भी सीखेंगे किस तरह से क्विक वर्क, या ऐसे घर से आप प्रिपेयर करके जा सकते हो। 2 से 3 कोने में प्रिपेयर करके डायरेक्टली बन बना और बन के ऊपर हम ये लगा सकते हैं। तो घर से रेडी है, सीधा सीधा सिर्फ प्लेस करने की बारी है वहाँ पे जाके। तो इतना टाइम आपका बच गया और आपने एडवांस वेरिएशन भी क्लाइंट को दे दिया। टूल बॉक्स के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट हेयर सीरम आपके लिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, रफ एरिया है, हेयर में डाउनवर्ड पार्ट, जैसे हमने कलर किया है तो बहुत लोग अभी डाउन में कलर्स बहुत ज़्यादा इन है, या स्ट्रिप्स कलर करते 2-3 बार करते तो हेयर बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं और उस पर हम प्रिपेयर करते हैं, लाइक कई बार क्रिम्पिंग करते हैं। क्रिम्पिंग भी एक काम रफ टेक्सचर क्रिएट करने का ही करता है। तो जब आपका टेक्सचर बहुत ज़्यादा रफ हो गया है तब डाउन नीचे के एरिया पे आपको सिर्फ लगाना है। ओके, ये सारे प्रोडक्ट हम कोई ना कोई वेरिएशन में सब यूज करने वाले हैं। डस्ट पाउडर,
हेयर टेक्सचर आपका बहुत ज़्यादा सिल्की है, बैक कॉमिंग पॉसिबल नहीं हो रही है, जितनी बैक कॉमिंग अच्छी चाहिए वो नहीं हो रही बिकॉज ऑफ सिल्की टेक्सचर। तो सिल्की टेक्सचर को निकालने के लिए, उनमें रफ टेक्सचर लाने के लिए हम यूज़ करेंगे डस्ट पाउडर। हेयर में करना है ये आपको, ठीक है। अभी सिर्फ नॉलेज दे रही हूँ, ये प्रोडक्ट होते हैं। इसका अब जब वर्क करेंगे स्टार्ट, सारे प्रोडक्ट हम यूज़ करेंगे। जेल है, हेयर जेल है, इसका भी यूज़ आपको ब्रेड बनाने के वक्त, कर्ल्स को हम ओपन करते हैं तब भी आपका ये यूज़ होगा। फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी जेल से। जब कोई ब्रेड बनाते हो उसको स्प्रेड करते हो, सिर्फ ब्रेड बनानी है, छोटी बनानी है तो चल जाता है, बट छोटी को जब हम खोलते हैं तब अगर उनके हेयर में बेबी हेयर है तो फिनिशिंग में वर्क नहीं आता है, तो तभी हम यूज़ करेंगे जेल का। यहाँ पे है आवास कॉस्मेटिक का हेयर फाइबर। स्काल्फ कभी दिखता है क्लाइंट का, स्काल्फ हाइड करने के लिए हम ये पाउडर है, पाउडर फॉर्म जितना चाहिए आपके स्काल्फ एरिया में आप कवर कर सकते हो। समटाइम्स बहुत लोग जो आई शेडो पाउडर होता है वही यूज़ कर लेते हैं, बट क्या होता है स्वेटिंग होती है तो वो पाउडर फॉल होता है। ये फॉल नहीं होगा, कितना भी स्वेट हो वो वहाँ के वहाँ पे ही रहेगा। तो इसीलिए हम हेयर के रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ करेंगे सारे। फिर ड्राई शैम्पू है, ऑयल टेक्सचर रहता है किसी के हेयर में, इंस्टेंट ऑयल रिमूव करने के लिए ये ड्राई शैम्पू आपको काम आएगा। मूज एप्लीकेशन करना है जब आपका कर्ल्स करते हो तब। कर्ल्स कब करना है? जब किसी के हेयर टेक्सचर बहुत सिल्की है, वहाँ पे कर्ल्स करते ही खुल जा रहे हैं, रहता नहीं, तो उनके टेक्सचर को रफ करने के लिए हम यूज़ करेंगे मूज। मूज काम करेगा अपने बालों में रफ टेक्सचर क्रिएट करने का, बहुत ज़रूरी है। जो लॉन्ग लास्टिंग कर्ल्स करना है तब आपके पास ये मूज होना ज़रूरी है। यहाँ तक हो गए मेरे सारे प्रोडक्ट। अब होता है बात कि कौन सा स्प्रे यूज़ करें, शाइन स्प्रे करें, हार्ड स्प्रे करें, कौन सा स्प्रे कब यूज़ करें। जब मैं वर्क स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे वर्क में मैंने क्रीम किया हुआ है, फिनिशिंग प्रिपरेशन डन है, वर्क स्टार्ट करने वक्त क्रीमिंग की वजह से हेयर में एक रफ टेक्सचर है, बाउंस बढ़ जाता है, बाल एक एक अलग हो जाते हैं। वापस से सबको साथ में मर्ज करने के लिए, बेबी हेयर को सेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं शाइन स्प्रे। स्टार्ट करते हैं तब जब मैंने पार्टीशन लिया तब करना है। पूरे बालों में प्रिपरेशन हो गया, पूरे बालों को निलाना नहीं है। जब जब जैसे जैसे सेक्शन करते हो वैसे वैसे सेक्शन पे आपको शाइन स्प्रे करना है। वहाँ पे शाइन स्प्रे करो जहाँ पे आपको फिनिशिंग लेयर क्रिएट करनी है। उसके बाद मेरा कोई भी एक फ्रंट वेरिएशन कंप्लीट हुआ विद द एडवांस टेक्निक, मुझे उसको लॉक करना है। लॉक करना कब होता है? जब एट द एंड लास्ट में, जब मेरा सेक्शन मैंने फ्रंट बनाया, कंप्लीट हो गया मेरा पुलिंग या स्प्रेडिंग, अब मुझे उसको लॉक करना है, तब मैं यूज़ करूँगी हार्ड स्प्रे। हार्ड स्प्रे बहुत सारे अवेलेबल है, इतने सारे हार्ड स्प्रे अवेलेबल है इन द मार्केट। दिस इज नॉट हार्ड स्प्रे, नोवा का ये नॉर्मल स्प्रे है, बट काइंड ऑफ 10% बोल सकते हैं, बट इट्स नॉट हार्ड स्प्रे। जब आपको कोई एडवांस टेक्निक नहीं करनी, सिंपल फ्लैट लुक करना है, सिंपल पफ बनाना है, तब आप ये नोवा गोल्ड यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब आपने कई हेयर में वेरिएशन किया है, एडवांस टेक्निक यूज़ की है, पुलिंग स्प्रेडिंग, उसको खड़ा रखना है या उसको स्प्रेडिंग में स्टे रखना है, तब आपका सारे हार्ड स्प्रे काम करेंगे, तब ये काम नहीं करेंगे। ये जैसे करोगे वो स्प्रे तो होगा, बट जैसे यूपी निकाला फॉल हो जाएगा, तब ये आपका काम नहीं आएगा। फ्लैट लुक के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, तो तभी आपको ये सारे हार्ड स्प्रे है। हार्ड स्प्रे का काम होता है स्टे करना, जैसे जैसे आप स्प्रे करोगे वैसे वैसे वो स्टे करेगा। बट 1 2 3 4 5 6 अलग अलग स्प्रे है, सबका अलग अलग अपना काम है। जैसे केमिकल प्लस पानी मिलता है, एक स्प्रे क्रिएट होता है जिसमें ज़्यादा पानी क्या होगा, वो काम कम देगा, जिसमें केमिकल ज़्यादा वो काम बहुत अच्छा देगा। तो जैसे जैसे स्प्रे करेंगे ना, सी द रिजल्ट है। पानी है तो ये कैसे आपको, एक तो प्रेस मैंने इतने दूर से किया तब जाके इतना पानी, अगर मैं नज़दीक से करती तो कितना पानी आता, अब मैंने यहाँ से किया तो पूरा पानी पानी, जैसे मैंने दूर से किया तो थोड़ा दिखा, बट नज़दीक से किया तो ये होता है रिजल्ट टाफ्ट का, कि जहाँ पे आपका पानी बहुत ज़्यादा है। तो आपको अगर करना है यूज़, डमी पे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वियर पे जब भी कर रहे हो, देखो यहाँ पे अभी ड्राई हुआ है ये एरिया,
ये एरिया अभी भी गीला है। क्यों? ये तो मैंने नज़दीक से किया, ये मैंने दूर से किया तो ये ऑलमोस्ट हो गया। ये अभी भी पानी है, देखो हाथ में पानी आएगा, ठीक है। तो ऑलवेज यूज़ कर रहे हो, दूर से करो और स्टे थोड़ा थोड़ा। प्रेशर मैंने कैसे दिया था, 1 2 3, ये मैंने एक साथ प्रेस किया। एक साथ प्रेस कभी भी हार्ड स्प्रे को नहीं करना है। स्प्रे 1 2 3 और इतना डिस्टेंस मेंटेन करो, हल्का हल्का, एक साथ पूरा नहीं यूज़ करना है। यही सेम चीज़ इस पे, इस पे, इस पे, सब सेम है। क्वांटिटी पानी से ज़्यादा बनी हुई है और ये ग्लॉसी है, मैट फिनिश नहीं है। देखो शाइन है ना, मैट फिनिश नहीं है। आपकी फिनिशिंग कब आएगी? जब स्प्रे आपका मैट होगा, तब वो फिनिशिंग देगा। क्योंकि फिनिश शाइन के लिए तो हम ये भी यूज़ किया है, फिर और ज़्यादा शाइन की क्या ज़रूरत है, राइट। जैसे मैंने ये यूज़ किया, सी यहाँ पे कर रही, सी यहाँ पे भी है, बट जैसे जैसे मैंने दूर से किया तो ये देखो इतनी देर में वो ड्राई भी हो गया। तो दिस इज दी, और ये स्प्रे के जो पार्टिकल्स निकलते हैं वो माइक्रो है, तो आप नजदीक से भी करोगे ना, सी, और तुरंत ड्राई हो जाएगा। ये स्टिकी नहीं है, देखो मैंने हाथ लगाया फिर भी हाथ नहीं चिपक रहा है, तो इट्स नॉट ज़्यादा स्टिकी नहीं है। तो ये आप रियल हेयर पे वर्क करते हो, फिनिशिंग में करते हो, बहुत एडवांस वेरिएशन करना है तो सजेस्ट कि आप टी प्रोफेशनल वहाँ पे यूज़ करो। बेबी हेयर्स क्विकली सेट होंगे, विदाउट यूपिंग भी आप उसको पुलिंग को होल्ड कर पाओगे। तो दिस इज द यूज ऑफ हार्ड स्प्रे, जिसमें आपका फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट एंजो, फिर टाफ, ऑसिस, ट्यून, सिलियॉक और पी प्रोफेशनल, सारे अलग अलग हैं। मैंने इकोनॉमिक रेंज से प्राइस रेंज के हिसाब से बताया। प्राइस रेंज भी कंपनी भी उसी तरह से अरेंज करती है, जिसमें पानी ज़्यादा है, केमिकल कम है, ऑब्वियसली उसका प्राइस रेंज कम रहेगा। केमिकल जिसमें ज़्यादा है, पानी कम है, उसमें ऑब्वियसली प्राइस रेंज ज़्यादा रहेगा। बट ट्रस्ट, अगर ये आप 5 बॉटल कंप्लीट करोगे, दिस वन ओनली यूज, क्योंकि ये क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती है। इसकी क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी में आपके वेरिएशन ज़्यादा होते हैं और रिजल्ट भी बेटर आएगा। तो प्रैक्टिकली जब भी आप फिनिशिंग लेवल, प्रोफेशनल लेवल पे बाद में वर्क करोगे, ब्राइड के लिए करो, यूज दिस, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। प्राइस क्या है? दिस वन इज 2200 या 2000 समथिंग, बट ये आप कितनी लेगी? 3.5 से की बॉटल आती है या 400 समथिंग की बॉटल आती है। 400 की 5 बॉटल्स 2000 यूज करें तो ये ब्रांड है। 400 की 5 बॉटल्स जो है 2000, ये भी 2000, इन रेंज एक ही हो जाता है। ये आपकी 5 बॉटल साथ में रखनी पड़ेगी, एक में काम हो जाएगा और रिजल्ट उसमें नहीं आएगा, इसमें रिजल्ट फिर भी आएगा। मतलब वो 5 खत्म की, रिजल्ट नहीं मिला, इसमें वर्थफुली रिजल्ट मिला। अभी मराठीत बोल चालेल? हां चालेल। काय कायचं रिक्वायरमेंट असते की आपण जेव्हा हीट यूज करतो तर हीट प्रोटेक्टर वापरायचं, तर ते कोणतं वापरायचं? ऑसिस मध्ये आहे ना हीट प्रोटेक्टर, अवेलेबल है, ऑसिस कंपनी में है, नीरवेल में भी है, हीट प्रोटेक्टर अवेलेबल है। तो आप पहले स्प्रे कर दो, एज ए स्प्रे ही आता है, आप स्प्रे करो और देन यूज करो आप उनके ऊपर कर्ल्स या एनीथिंग जो भी आपको वर्क करना है, क्रिम्पिंग करना है, आयनिंग करना है, कर्ल्स करना है, सारे कर सकते हो आप उसके जैसे कि अभी टॉम करें हाँ तो मूस लगाए, फिर अपने बोला कि ड्राई करना है, देन वी हैव टू अप्लाई हीट अच्छा। प्रोटेक्टर। फर्स्ट प्रिपरेशन में हम ब्लो ड्राई करेंगे। दिस इज द ब्लो ड्राई, 2000 के ऊपर का ऑलवेज होना चाहिए, प्रोफेशनली क्विक और अच्छा वर्क होना चाहिए। सो वी हैव टू यूज 2000 अबाव वॉल्ट, ये 2100 वॉल्ट है, दिस इज इनफ। तो ये आप ले सकते हो, ये है आइकॉनिक का। अदर ब्रांड भी आप जो आपको अच्छी लगती है आप वो ले सकते हो, बट आइकॉनिक भी मैं बेस्ट सजेस्ट करूँगी कि उसका रिजल्ट 100% बेस्ट है। देन आयनिंग मशीन भी आपका सिर्फ आयनिंग या कर्ल्स करने हैं, आप ये सीरम ले सकते हो, बट एज अ परमानेंट करते हो तब आपके पास डिजाइनिंग होनी चाहिए, नहीं तो ये सिरामिक की चलती है। हमारे हेयर स्टाइल वेरिएशन के लिए इज इट ओके, तो ये आप ले सकते हो एज अ हेयर स्टाइल के लिए, ठीक है। और ये मेक श्योर राउंड हो, जिससे आपके कर्ल्स हो सके, नहीं तो अगर यहाँ से स्क्वायर रहेगा, पॉइंटेड रहेगा, तो आप हेयर में इसके थ्रू कर्ल्स नहीं कर पाओगे। तो इससे हम आयरन भी करेंगे, कर्ल्स भी करेंगे, दोनों चीज़ हम इससे कर सकते हैं। देन क्रिम्पिंग मशीन, दिस इज अगेन
आइकॉनिक मशीन, आइकॉनिक की है, बट मेक श्योर ये प्लेट्स है, माइक्रो होनी चाहिए, और टिटानियम है, बेस्ट है, क्विक रिजल्ट आएगा। एंड माइक्रो इसलिए होनी चाहिए कि हमें सिर्फ बाउंस क्रिएट करना है, लाइंस नहीं दिखानी है, तो ये गैपिंग कम है, उसको माइक्रो बोलते हैं। इसमें भी दो अलग अलग आती है, मैक्रो भी आती है। मैक्रो नहीं यूज करते हम, सिर्फ किसी को ऐसा है कि मुझे हेयर स्टाइलिंग में लाइंस दिखानी है ओपन लुक में, तब आप सिर्फ उनको करोगे। बट कोई वेरिएशन के लिए हम उनको क्रिम कर रहे हैं, फ्लैट कर रहे हैं, तो आपको यही यूज करनी है, मैक्रो यूज नहीं करनी है। तब माइक्रो आइकॉनिक की यूज कर सकते हो, एनी अदर ब्रांड जिसमें आपका रिजल्ट क्विक मिलता है, स्टे करता है, वैसा यूज करना है। कर्ल मशीन 13 नंबर, 22 एंड 28, 3 साइज एटलीस्ट हमारे पास प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिस्ट में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए और इसका क्या काम है, 3 क्यों जरूरी है? एक तो मैं अगर फ्रंट में मेसी किसी को करके दे रही हूँ, या फ्रंट में थोड़े से मैंने कर्ल्स निकाले हैं, फ्रंट में कर्ल्स करना है, तब हमारे पास ये 13 नंबर अवेलेबल होना चाहिए। 22 और 28 से वो रिजल्ट नहीं आएगा। 28 मेरी जितनी लेंथ है, शोल्डर से थोड़ी नीचे लेंथ है, उनको अगर कर्ल्स करना है 22 नंबर काम आएगा। उन पे वेव कर्ल्स करना है तब भी आपको 22 नंबर काम आएगा। अगर मेरे जितने बालों पे आप 28 यूज करोगे, रिजल्ट आएगा, दिखेंगे कर्ल्स ही नहीं दिखेंगे, या वेव कर्ल्स करोगे तो लाइंस ही नहीं दिखेगी, एक कर्ल्स में मेरा बाल खत्म हो जाएगा, तो वो मैं नहीं चलाऊंगी। तो 22। बट जिनका ग्रोथ बहुत अच्छा है, बड़ा है, हेयर लेंथ भी इतनी बड़ी है, ग्रोथ भी, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, तब आप यूज़ कर सकते हो उनके हेयर पे 28, जिससे आपका काम भी फटाफट होगा, वर्क भी दिख के आएगा। तो ये तीनों मशीनरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 13, 22, 28। अभी इससे छोटा 13 नंबर है मेरे पास, इससे छोटा 9 नंबर आता है, तो आप वो भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट जब आपके पास 9 नंबर है, मेक श्योर नेक्स्ट मशीनरी आपकी 19 होनी चाहिए। डिस्टेंस मेंटेन रखना जरूरी है। 9 है तो 19 लो, 13 है तो 22 लो, और 28 है और दूसरा 32 आता है। 28, 32 में आपके पास ऑप्शन है। बहुत ज़्यादा 32 पे नहीं जाना, 28 आइडियल है कि बड़े साइज का आता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, तो हम 28 आइडियल साइज पे रखते हैं। सिर्फ ये दोनों में मैंने ऑप्शन दिया है आपको, आप ले सकते हो कोई भी, ठीक है। सो यहाँ तक थ्योरी जो प्रोडक्ट नॉलेज की थी वो कंप्लीट हुई। अब प्रिपरेशन पे आते हैं। प्रिपरेशन में हमारे पास 3 अलग अलग हेयर है, एक एकदम स्ट्रेट, नेचुरली स्ट्रेट है, या फिर किसी ने अभी स्मूथनिंग कराई है, रिबॉन्डिंग कराई, एनी केमिकल ट्रीटमेंट से उन्होंने स्ट्रेट करवाए, जस्ट करवाए हैं 1 and 2 months, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। किसी का ग्रोथ जल्दी हो जाता है तो वो रीग्रोथ वाले हेयर हो गए फिर। या दूसरा कैटेगरी आता है बेबी, मतलब जिनका रीग्रोथ हुआ है वहाँ से वेव स्टार्ट हो जाएंगे, या नॉर्मली नेचुरली बेबी है। थर्ड है टोटली कर्ली है। तो ये 3 टाइप के हेयर, 3 टाइप के अलग अलग आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। नेचुरली स्ट्रेट हेयर है, आप उनके हेयर में चेक करो, बेबी हेयर है तो ब्लो ड्राई करके क्रिम कर सकते हो, या डायरेक्टली क्रिम कर सकते हो। थोड़े से बेबी है, बेबी किसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका ग्रोथ स्टार्ट होता है, या नेचुरली बेबी, या आपने रिबॉन्डिंग कराया और ग्रोथ स्टार्ट हुआ, तो इतना पार्ट आपका फिर बेबी। तो आप क्या सोचते हो, अभी इतना पार्ट के लिए क्या ब्लो ड्राई करो? नहीं, ये पार्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे क्रिम नहीं होगी, निकल जाएगी, यहाँ पे क्रिम रहेगी, यहाँ पे निकल जाती है। तो ये सबसे मेन रीजन है, आपने वहाँ पे प्रिपरेशन के बाद हीट नहीं दिया, स्ट्रेट नहीं किया, इसीलिए वो निकल गया है। तो आपको ऐसे हेयर पे 100% सबसे पहले आपको ब्लो ड्राई देन क्रिम करना है। एटलीस्ट पार्ट, रूट पार्ट पे आप ब्लो ड्राई अच्छे से करके उसको फ्लैट करो, तो फिनिशिंग जब आप वर्क करोगे प्रॉपर 1 लेंथ हेयर मिलेंगे और बेबी हेयर ज़्यादा बाहर नहीं होंगे। थर्ड टेक्सचर है एकदम कर्ली। एकदम कर्ली में सबसे पहले आप उसको स्ट्रेट करना है तो आयरन करनी ज़रूरी है। उसके बाद आपको बाउंस लाना है, हेयर स्टाइल के लिए बाउंस होना ज़रूरी है। तो सबसे सेकेंड स्टेप ब्लो ड्राई, एंड थर्ड स्टेप आपका होगा क्रिम्पिंग। तो ये 3 प्रोसीजर आपके एकदम कर्ली हेयर पे होंगे। बट ये सारी प्रोसीजर कब करनी है, जब आपके हेयर आपको वेरिएशन के लिए फ्लैट चाहिए, सीधे चाहिए, तब आपकी ये प्रिपरेशन होगी। बट जब आपको कर्ल्स करना है, मेसी लुक क्रिएट करना है, या कोई टॉन्ग करना है, तो आपको कोई हेयर को स्ट्रेट करने की जरूरत नहीं। अभी जो कर्ली हेयर है, अभी पीछे से आगे जाते हैं,
जो कर्ली हेयर है उसको मुझे आगे से मैसी ही देना है, तो मैं उसको इतना थिन प्रोसीजर करूँ और वापस से कर्ल्स करूँ, इज इट वर्थ? तो ज़रूरत नहीं है। जब आपको कोई मशीनरी टोंग करना है, कर्ल्स करना है, तब आपको ये सारी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली स्ट्रेट ब्लो ड्राई और कर्ल्स कर सकते हो, और ऑल हेयर में मूज एप्लीकेशन से, तो वहाँ पे आपका क्रिम्पिंग का पार्ट बच जाएगा। ओके, तो ये सारे किस तरह से आपको अलग अलग हेयर में प्रिपरेशन किस तरह से करना है प्रैक्टिकली सीखते हैं। एक तो सेक्शनिंग किस तरह से करनी है वो सीखेंगे, फिर उसके बाद प्रिपरेशन किस तरह से करना है, ब्लो ड्राई, क्रिम्पिंग, एवरीथिंग किस तरह से आपको प्रॉपर वे में उसको करना है वो सीखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कंपल्सरी सगळ्यांच्या केसांवरती ब्लो ड्राय आणि येस, ब्लो ड्राय टेस्ट कर कसं आहे ना की मी नाही केलं, माझ्या क्लायंटला एकच 2 दिवस मला तिला वर्क करायचं आहे, 4 फंक्शन आहे, एक टाइम का है तो ठीक है चलो किया और वेरिएशन कर लिया, बट 4 दिन है, 4 टाइम का फंक्शन है उसका, मैंने मॉर्निंग किया, इवनिंग तक उसकी क्रिम्प निकल गई, तो आप क्या करो, वापस से प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट यही प्रिपरेशन अगर आपने स्ट्रेट ब्लो ड्राई से क्रिम्प किया, वो जब तक वॉश नहीं करेगी तब तक उसकी क्रिम्पिंग नहीं निकलेगी। तो 4 दिन क्या 5 दिन भी उसके फंक्शन रहेंगे, अगर वो वॉश नहीं की, फर्स्ट टाइम आपको प्रिपेयर करना है एंड देन जरूरत नहीं है फिर प्रिपरेशन की। व्हाट हैपेंड? अच्छा ओके, किसका सी अभी अगर मेरे इनके हेयर तो देखो नेचुरली स्ट्रेट है, बट क्या होता है ज़्यादा सिल्की हेयर पे भी क्रिम्पिंग नहीं रहती है। आज अभी मैंने किया, वेरिएशन किया, ठीक है, ये वापस से आधे घंटे बाद या 1 घंटे के बाद आएगी ना, निकल जाती है, तो रहती नहीं है। ये भी बोलती है कि मेरी क्रिम्पिंग निकल जाती है, बिकॉज मैंने प्रिपरेशन ही नहीं किया, डायरेक्टली मैंने इसको क्रिम्प करना स्टार्ट किया। इसका टेक्सचर नेचुरली टेक्सचर सिल्क टेक्सचर है, इसकी क्रिम्पिंग सारी निकल गई। तो प्रिपरेशन करना है, अच्छे से करो, जो ये मॉडल पे मैं 3 दिन वर्क कर सकूँ या 4 दिन वर्क कर सकूँ, या इसको सुबह शाम रात 3-4 फंक्शन में मेरे को इसको ही रेडी करना है, तो मैं सारे फंक्शन में मैं कर सकूँ। और कभी कभी क्या होता है, क्रिम्पिंग के बाद हम मेकअप करते हैं, मेकअप के बाद हेयर पे वापस आते हैं, तब तक भी निकल जाती है किसी की। तो रीज़न हमने सीधा क्रिम्प किया। प्रेशर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेक्शनिंग भी मोटे मोटे ले लिए तब भी आपकी निकल जाएगी। क्या होता है, बिग सेक्शन, थिक सेक्शन में ऊपर नीचे क्रिम्प हुई, बीच के हेयर में क्रिम्प नहीं होती तो भी निकल जाती है। हीट एवरी हेयर पे आपके लगने चाहिए। सेक्शनिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोई भी वेरिएशन आप करते हो, फर्स्ट एवर सेक्शन आपका मिडल सेक्शन होना चाहिए। मिडल सेक्शन मिडल ऑफ दी नोज से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से। और दूसरा रीजन होता है ब्लो ड्राई करने का। क्लाइंट कभी भी आउट से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो एक मॉइस्चर क्रिएट रहता है स्काल्प पे, उसकी वजह से भी आपकी क्रिम्पिंग निकल जाती है। तो वो मॉइस्चर निकलने के लिए भी आपको ब्लो ड्राई करना ज़रूरी होता है। स्वेटिंग, बहुत बार स्वेटिंग भी होती है, स्वेटिंग नहीं निकालेंगे और हीट डायरेक्टली डालेंगे तो क्या होगा, सीधा हीट स्काल्प पे लगेगा, झटका लगेगा, और वो करने अलाउ नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने मिडल सेक्शन लिया, उसके बाद यहाँ से सी एग्जैक्टली मिडल ऑफ द ईयर आपका यहाँ पे एक सेक्शन। अभी इनका सेक्शन में हेयर भी चेक करेंगे, आगे वॉल्यूम है ज़्यादा है तो और एक सेक्शन इनको निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बट अगर वॉल्यूम कम है तो रहने दो थोड़े से बाद, वो डिपेंड करता है हेयर के शेप पे और हेयर के वॉल्यूम पे। अभी कम वॉल्यूम है और मैं बोलूँगी कि नहीं इतना ही रखना है, तो आप बोलोगे अभी बाल ही नहीं है, मैं वेरिएशन क्या करूँ, थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हो बट ज़्यादा नहीं करना है, ईयर के यहाँ तक ही लेना है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर फ्रंट सेक्शन, और लाइन देखो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, सी लाइंस आर विजिबल प्रॉपरली। ये फर्स्ट सेक्शन हो गया मेरा, इसको बोलते हैं मिडल सेक्शन एंड ईयर टू सेक्शन। ये तो आप सभी करते रहोगे राइट, सबका ईयर टू ईयर सेक्शन प्रॉपर है। सेम लाइन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे एंड ठीक है, ये हो गया सेक्शनिंग।
ये एवरी सेक्शन में इतना सेक्शन तो कॉमन रहेगा। फिर पीछे पोनी बनाना है, ओपन रखना है, ब्रेड बनाना है, बन बनाना है, तो सेक्शनिंग मोमेंट के लिए सब में सेक्शन आपका अलग अलग हो जाता है। तो फर्स्ट, फिर यहाँ पे बन बनाने के लिए आप पोनी बनाओगे, बट पफ बनाने के लिए एक सेक्शन निकालोगे, रिमूव करोगे। सेक्शन आपका यहाँ से 2 फिंगर अप, यहाँ से 1 ईयर टू अनदर ईयर, यहाँ तक का आपका सेक्शन। दिस इज द सेक्शनिंग फॉर पफ एरिया। ये पफ एरिया है बन के लिए। अगर यही आप मोमेट स्टाइल ओपन लुक के लिए, यहाँ से हेयर आपको चाहिए ओपन लुक, मतलब यहाँ से भी ओपन होने चाहिए मोमेट स्टाइल के लिए, तो आपका 2 to 3 फिंगर आप इतना ही सिर्फ आपका पफ होगा। फिर मोमेट ओपन वेरिएशन सब के लिए ये आपका पफ सेक्शन हो गया। फिर कितनी फिंगर हो गई? फिर मेरी 3 to 4 फिंगर अप हो गई, मेरे पूरे फिंगर जितना अप हो गया। ठीक है, बन के लिए ये सेक्शन नहीं लेना है, बन के लिए 2 फिंगर अप सेक्शन। मोमेट एंड ओपन वेरिएशन के लिए ये वेस्टर्न वेरिएशन में आपका पफ नहीं होता है, डायरेक्टली फ्रंट और बैक वेरिएशन होता है। तो ये अलग अलग वेरिएशन हो गए। और ब्रेड भी बनाने के लिए आप इतना ले सकते हो या ये ले सकते हो, और नीचे पोनी बनानी है। पहले तो ये सेक्शन हो गया। अभी पोनी कहाँ पे होनी चाहिए एग्जैक्टली? बन बना रही हूँ तो ये जो इनका ईयर सेक्शन है एग्जैक्टली मिडल सेक्शन में आपका पोनी आना चाहिए फॉर बन वेरिएशन के लिए। मतलब आपका नीचे से 2 to 3 फिंगर अप हो जाएगा और मिडल ऑफ द ईयर आपकी पोनी हो जाएगी। दिस इज योर सेक्शन फॉर बन। यही अगर मैं ब्रेड बनाऊंगी, नीचे से छोटी देनी है तो ये चलेगा, पोनी नहीं चलेगा, तो आपकी पोनी हो जाएगी लो एट द एंड ऑफ द ईयर, ये होगा। थर्ड होता है वेस्टर्न के लिए आपका टोटली हाइट यहाँ से लेके यहाँ पे आपकी पोनी हो जाएगी। तो ये 3 पोनी अलग अलग हो गई, वेस्टर्न, बन, ब्रेड। मोमेंट के लिए तो पोनी नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया सेक्शनिंग। नाउ प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन में मैंने आगे के सेक्शन अलग किए, बिकॉज आगे से जो ब्लो ड्राई टेक्निक है, क्रिम्पिंग टेक्निक है, सब अलग होती है, बैक साइड अलग होती है। यहाँ पे मैंने ये सेक्शन को डिवाइड कर दिया, हाफ सेक्शन में मैं वर्क करके दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे दिख रहा है आपको ये सारे है टुकड़े टुकड़े हेयर है। अगर मैंने इसको ब्लो ड्राई नहीं किया तो मैं क्रिम्पिंग करके वेरिएशन करूँगी, पुल करूँगी तो साथ में बाहर आ जाएंगे, सेट नहीं होंगे। तो आपको सेट करना ज़रूरी है। सबसे पहले ब्लो ड्राई के लिए छोटे छोटे सेक्शन ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट बिग सेक्शन, सेकेंड सेक्शन, 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में आप वर्क कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ब्लो ड्राई एक तो बाउंस क्रिएट करेगा, टेंगल फ्री हेयर होने ज़रूरी है। और बाउंस किस तरह से क्रिएट करना है, सी आपने अभी ये टेक्सचर देखा इनका, अब हम टेक्सचर को चेंज करते हैं। सबसे पहले बड़ा पैडल ब्रश, होल्ड डाउनवर्ड, थंब से पकड़ो एंड अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स 90 डिग्री स्ट्रेट, तब आपका बाउंस क्रिएट होगा। एंड एकदम बालों को टच करके बट डाउनवर्ड मोशन होना चाहिए। ऐसे करोगे तो बेबी हेयर उठ जाएंगे, दूर रखोगे तो भी उठ जाएंगे, नीचे की तरफ और होल्ड करो। सबसे पहले नीचे नहीं जाना है जब तक आपका ये पार्ट आपका प्रॉपर नहीं हो रहा है। सबसे पहले इतना सेक्शन आप उसको प्रिपेयर करो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे करेंगे और फिर नीचे 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 एंड यहाँ से डाउन। टेक्सचर चेंज अभी इस पर मैं क्रिम्पिंग करूँगी तो वो जब तक रहेगी, नहीं वॉश करेगी तब तक उसकी क्रिम्प रहेगी। सेकेंड सेक्शन आप सभी को प्रैक्टिस करनी है ब्लो ड्राई की, फिर क्रिम्पिंग की, बन बनाने की, पफ बनाने की, सारी छोटी छोटी चीज़ें आज क्लियर होनी चाहिए सब।
थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करो, बट मोशन ब्लो ड्राई कितने लोगों को आता है प्रॉपर? कितने लोग करते हैं? करते हो? आप करते हो? सब करते हो? प्रॉपर नहीं आते? करो आज प्रैक्टिस। आप करते हो? हाँ करती मैम, बट प्रॉपरली अभी देखते। ओके, एक बार मुझे जिसको भी आता है एक बार मुझे सिर्फ दिखा देना, मैं चेक कर लूंगी। ओके है तो आप मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप पे कर सकते हो। सी यहाँ पे, यहाँ का 90 डिग्री अलग था, यहाँ पे था, इसका 90 डिग्री अभी। हाँ? पहले स्काल्फ पे पकड़ो, होल्ड टाइटली, इस तरह से डाउनवर्ड टू अप, नीचे से ऊपर, पूरा बैक एरिया कवर हुआ। नाउ मूव ऑन टू फ्रंट सेक्शन। फ्रंट सेक्शन में आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज किस तरह से क्रीपिंग स्टार्ट करनी है, ऑलवेज बॉक्स पार्ट पे वर्क करना है। नॉर्मल एक स्टाइलिंग भी करोगे ना तो इसी तरह से आपको करना है। अगर आप हेयर कटिंग भी करते हो तो जनरली ब्लो ड्राई भी इसी टेक्निक से करते हो। बॉक्स पार्टिंग को अलग लेके ये अलग करना है। सेम एज हेयर स्टाइलिंग में भी वही होता है, आप बॉक्स पार्टिंग से उसको वर्क करो। तो यहाँ पे तो स्ट्रेट डाउनवर्ड, जैसे मैंने आप पीछे किया, ये एरिया भी डाउनवर्ड, सिर्फ फ्रंट में चेंज होगा। हम फ्रंट इसको, अभी इनका हेयर वॉल्यूम कम है तो हम 2 ही सेक्शन में डिवाइड करेंगे और वर्क करेंगे। फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे लिया, इसको चेंज, यहाँ पे मैं यूज करूंगी राउंड ब्रश। क्यों राउंड ब्रश यूज करना है? बिकॉज यहाँ पे जैसे मैं डालूंगी मैं उसको बाउंस के लिए टर्न कर, अगर ये फ्लैट हुआ तो टर्न पॉसिबल है, स्ट्रेट हो जाएगा, फ्लैट लुक हो जाएगा। इसके लिए पीछे के लिए भी अगर आप कंफर्टेबल हो, बैक के लिए भी आप राउंड ब्रश यूज कर सकते हो। पण प्रॉपर ब्लो ड्राय नाही करायचा, फक्त वरूनच Yes, करायचं, yes, yes. खालून हे नाही करायचं. नाही एकच, ह्याला जर गरज नाही, कारण आपण ह्याच्यानंतर आपण करणारच आहोत ना क्रिम्पिंग टेक्निक, मग गरज नाही। हाला एक बाउंस, आता ह्याला आपण वन साइड किया तरी बाउंस भेटणार, सॉरी इसको आप वन साइड में लोगे तो भी बाउंस मिलेगा, एंड मिडल सेक्शन में करोगे तो भी देखो बाउंस क्रिएट हुआ। और ये बाउंस आपके हेयर स्टाइल के लिए बहुत काम आता है, स्पेशली मिडल सेक्शन। आप पूरे हेयर पे क्रिम्प नहीं है, सॉरी ब्लो ड्राई नहीं करोगे तो चलेगा, बट जब आप फ्रंट वेरिएशन सबको कंपलसरी करने वाले, एटलीस्ट बॉक्स पार्ट को ब्लो ड्राई करो, क्रिम्प करो एंड वर्क करो, चलेगा। मैं नहीं बोलती हूँ कि टाइम नहीं है तो आप पूरे हेयर को ब्लो ड्राई करो ही करो, बट जहाँ पे आपको 4-5 दिन करना है तो आप एक ही बार में पूरा प्रिपरेशन करो कि दूसरी बार उसको मशीनरी को हाथ लगाने की जरूरत ना पड़े। बट एक ही ब्राइड एक ही बार है तो फिर सिर्फ आगे का प्रिपरेशन करो, अकॉर्डिंग टू हेयर स्टाइल आप प्रिपेयर करो। फिर सेकेंड सेक्शन सेम इसी तरह से इसको हम लेंगे यहाँ से, एक सिर्फ ब्लो ड्राई से भी हेयर में बाउंस आ जाएगा, मॉइस्चर भी निकल जाएगा। मॉइस्चर निकलने का एक रीजन है कि क्रिम्पिंग रहनी चाहिए। क्रिम्पिंग तब रहेगी जब हेयर में कोई भी ऑयल टेक्सचर नहीं है, स्वेटिंग नहीं है, तब आपका प्रॉपर क्रिम्प होगा। सेम पहले बैक साइड से क्रिम्पिंग दिखाती हूँ, फिर आगे फ्रंट पे दिखाती हूँ। एक दो क्रिम्पिंग दिखाती हूँ, चलेगा ना कि पूरा क्रिम्पिंग करके दिखाओ, ठीक है ना? अब प्रैक्टिस करना आपको चाहिए फुल। आगे का दिखाती हूँ किस तरह से फुल करना है, बैक साइड में एक दो दिखाती हूँ। सेम सेक्शनिंग, फ्रंट अलग कर देना है, बैक सेक्शन को अलग कर दो। यहाँ से डाउनवर्ड सेक्शन से पूरा ब्लो ड्राई भी पूरा सेक्शन में कर सकते हो। बीच का 2 पार्ट निकालना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपके अगर फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम कोई कर रहे हो फुल सेक्शन में नहीं जम रहा तो आप उसको मिडल सेक्शन से वर्क करो। सेक्शनिंग एकदम पतला होना चाहिए और टैंगल फ्री, टैंगल रिमूव करो।
अभी किया नीचे बराबर हो गया। अब यहाँ पे भी हमें बाउंस लाना है। क्या होता है, कई बार हमारे ध्यान में नहीं रहता, हम लोड राइडिंग करते या स्वेटिंग हो गया, सीधा सीधा हमने नीचे किया, सी व्हाट हैपेंड, एक तो जो हीट निकली सब अंदर गई। अब इसकी कुछ स्वेटिंग नहीं थी तो उसको चटका वटका नहीं लगा, बट नहीं तो सीधा हीट पे चटका लगता है। और ये देखो क्या हो गया, इतना पार्ट मेरा रूट का पार्ट रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि मैंने सीधा नीचे से उसको स्टार्ट किया। बाउंस आया नहीं आया, वन फिंगर पार्ट रह भी गया और स्वेटिंग अंदर गई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जब आप वर्क करते हो, ये हेयर को बाउंस के लिए ऊपर पकड़ो। फर्स्ट स्टेप अपवर्ड एंड रूट टच। इससे हीट निकलेगी, वो मेरी तरफ आएगी सीधी या ऊपर निकलेगी। और देखो रूट भी कवर हुआ, बाउंस भी आया, राइट। ये भी टेक्निक आपको पूरी ऊपर तक फॉलो करनी है। फर्स्ट हेयर को ऊपर लेना है, फिर नीचे नीचे नीचे, एक भी गैपिंग नहीं होना चाहिए। ऐसे करके आप डायरेक्टली इधर जाओगे और बीच का सेक्शन रह गया तो नहीं चलेगा। और पूरा मशीन को खोलना भी नहीं है, ये तो बहुत लोग खोल बंद करते फिर दबाते। आपका मोशन कैसा था मेरा, सीधा ऊपर लिया 1 और ब्लो करो। क्यों ब्लो करना है? तो हीट निकलती है बहुत जल्दी, ना उनको लगे ना अपने मुंह पे, क्योंकि अपने मुंह पे भी हीट तुरंत आएगी। ब्लो करो तो वो सीधा निकल जाएगी। फिर नीचे 1 2 3, सी मैं थोड़ा ही मशीन खोल रही हूँ और नीचे नीचे जा रही हूँ, और नीचे नीचे 1 प्रेशर। अभी इसके हेयर 1 लेंथ है और कोई केमिकल ट्रीटेड नहीं है तो चलो, बट जब आपके केमिकल ट्रीटेड हेयर होते हैं या ग्रोथ, ऊपर कितना ग्रोथ होता है 3/4 ग्रोथ, और नीचे आते आते ग्रोथ कितना हो जाता है, कम हो जाता है। हमने प्रेशर क्या किया, हमारी गलती की वजह से भी हेयर कभी कभी टेक्सचर रफ होते हैं। यहाँ पे हेयर वॉल्यूम ज़्यादा था तो हमने प्रेशर 2 हाथ का प्रेशर दी। यहाँ पे बाल आधे से भी कम हो गए तब भी हमारा प्रेशर उतना का उतना रहा। प्रेशर ज़्यादा हो गया उसकी वजह से भी यहाँ के बाल रफ हो जाते हैं, कई बार झड़ जाते हैं, तो ये रीज़न होता है। तो आपको प्रेशर 3/4 तक 2 हाथ का दो, जैसे जैसे नीचे आ रहे हो 1 हैंड प्रेशर। ये चेंज करना, बार बार कम ज़्यादा करना पॉसिबल नहीं है। हाथ का प्रेशर आप कम कर दो, ठीक है। तो यहाँ का देखो, ठीक है। अब यही टेक्निक हम पूरे हेयर में फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखाती हूँ। सी अभी जिस तरह से मेरे नॉर्मल हेयर है, यहाँ पे ये मेरे नॉर्मल हेयर है, अब इसमें मैं स्प्रेडिंग करूंगी तो इज इट पॉसिबल? नहीं हुआ। अब मैं पुलिंग करने जाऊंगी, होगा? नहीं होगा फिनिशिंग के साथ, इसीलिए हम करते हैं क्रिम्पिंग। तो यहाँ पे एक तो मैंने विदाउट शाइन स्प्रे किया तो क्या रिजल्ट आता है, गैपिंग है 1 2 1 2 1 2, गैपिंग है, गैपिंग आता है। जब आप स्प्रेडिंग या पुलिंग करते हो, पुलिंग में भी क्या प्रॉब्लम आएगी देखो। अब मैंने पूरे हेयर लिए, अब मुझे यहाँ पे पुल करना है, क्या हुआ, यहाँ पे भी अननेसेसरी